तो हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी है हमारे भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो दोस्तों ये बात है सितंबर 1965 की, जब पाकिस्तान ने अचानक से जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया था। तब लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू के बाद। तो जब पाकिस्तान फौज ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोला, तब भारत की सेना भी तैयार हो गई लाहौर पर हमला करने के लिए। बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर घुस गई, जबकि हमला पाकिस्तान की ओर से शुरू हुआ था। लेकिन जब भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, तब पाकिस्तानी सेना पीछे हटने लगी। लेकिन फिर अमेरिका और तमाम देशों का प्रेशर आने लगा कि दोनों देशों के बीच समझौता किया जाए और इस जंग को यहीं रोक दिया जाए। 23 सितंबर 1965 को सारे राष्ट्र के कहने पर भारत और पाकिस्तान जंग को रोका गया। लेकिन जब ये जंग चल रही थी, तब भारत एक परमाणु बम की टेस्टिंग करना चाह रहा था और हमारे प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी भी इसके बिल्कुल हक में थे। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत के पास परमाणु बम आए, इसलिए वो नहीं चाह रहा था कि इसकी टेस्टिंग की जाए। तो जंग रुकने के बाद ये तय होता है कि दोनों राष्ट्रों में बातचीत आगे बढ़ाई जाए। तो रसिया हमेशा से भारत का एक अच्छा दोस्त रहा है, तो रूस पहल करता है और उज्बेकिस्तान में भारत और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान, जो कि तब पाकिस्तान में पीएम थे, दोनों को उज्बेकिस्तान बुलाया जाता है और दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और समझौता किया जाता है। ये एक नई शुरुआत थी भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी अब भी परेशान थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं ये समझौता होने के बाद देश के लोग उन्हें गलत ना समझे, क्योंकि लड़ाई की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। ये जानते हुए भी समझौता करना शास्त्री जी को कुछ सही नहीं लग रहा था। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, ये समझौता शांति लाने के लिए बहुत जरूरी है, बाकी जो होगा वो भारत जाने के बाद देखा जाएगा। इस समझौते से पहले शास्त्री जी अपने घर पे कॉल करते हैं और उनकी बेटी कॉल उठाती है। वो उससे बात करते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ समझौता करने जा रहे हैं। तो उनकी बेटी भड़क जाती है और कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हम लोग बस जीतने ही वाले थे, हम पहले ही पाकिस्तान के अंदर घुस चुके हैं और हम मजबूत हालत में हैं, तो अब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो फिर शास्त्री जी उसकी बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि मम्मी को फोन दो। बात करने के बाद शास्त्री जी सोचते हैं कि जब मेरे खुद के घर के लोग इस फैसले से खुश नहीं है, तो हमारा देश कैसे होगा। लेकिन इतना सोचने के बावजूद वो समझौते के लिए राजी हो जाते हैं। तो फिर शाम के 4 बजे 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता होता है। इस समझौते के बाद एक छोटी सी पार्टी भी होती है इनके बीच। फिर पार्टी वगैरह सब होने के बाद वहीं एक विला में लाल बहादुर शास्त्री जी के रुकने का इंतजाम किया गया था। फिर सारा फंक्शन पार्टी होने के बाद शास्त्री जी अपने विला में पहुंचते हैं, जहां उन्हें रुकना था। फिर उसके अगले दिन उन्होंने तजाकिस्तान से काबुल पहुंचना था, वहां भी उनकी कुछ अफगानी नेताओं के साथ मीटिंग थी। तो फिर शास्त्री जी अपने कमरे पे पहुंचते हैं। काफी आलीशान कमरा था, जो कि रूस अधिकारियों ने बुक किया था। लेकिन उस कमरे में ना ही टेलीफोन था, ना ही कोई बेल थी जिससे कि किसी सर्वेंट या वेटर को बुलाया जाए। तो जब लाल बहादुर शास्त्री ने वहां रुकते हैं, तब रात का उनका जो खाना था वो एक रूसी एम्बेसडर टी.एन. पॉल के पर्सनल कुक, जिसका नाम जान मोहम्मद था, वो बना रहा था। और उसी के घर का खाना उस दिन शास्त्री जी ने खाया। वैसे उनके साथ उनका खुद का एक नौकर भी था, जो कि खाना बनाता था, जिसका नाम रामनाथ था। तो जब भी शास्त्री जी कहीं बाहर जाते थे, तो रामनाथ ही उनके लिए खाना बनाता था और ये काफी समय से उनके साथ था। लेकिन उस दिन रात को उन्होंने रूस के एम्बेसडर टी.एन. पॉल के साथ पर्सनल कुक के हाथ का खाना खाया था और हमेशा वो रात को सोने से पहले एक गिलास दूध पी के सोते थे। तो रात के करीब 11 बजे उन्होंने दूध पिया और फिर अपने कमरे में चले गए। तब एक मशहूर जर्नलिस्ट कुलदीप नायर, जो कि प्रेस सेक्रेटरी के रूप में उनके साथ वहाँ मौजूद था, लेकिन उनका कमरा उनसे अलग था। और उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे जगन्नाथ, वो भी उनके साथ थे, लेकिन अब उनका भी कमरा अलग था और शास्त्री जी के कमरे से काफी दूर था। तो खाना वाना खाने के बाद रात के करीब 1 बजे शास्त्री जी को बहुत तेज से खांसी आती है और उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनके कमरे में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे वो किसी से भी कांटेक्ट करके उसे बुला सके। तो शास्त्री जी अपने बेड से उठते हैं और अपने पर्सनल सेक्रेटरी के कमरे में जाते हैं और उसे कहते हैं कि डॉक्टर को बुला दो। वैसे तो हर वक्त उनके साथ एक डॉक्टर मौजूद रहता था, उस दिन उनके साथ डॉक्टर आर.एन. चौक थे। तो इतना होने के बाद उनका सेक्रेटरी उनको उनके कमरे पर लेटाता है और उन्हें लेटने के लिए कहता है और तब तक डॉक्टर को बुलाने चले जाता है। उसके बाद वो लोग शास्त्री जी को पानी पिलाते हैं और कहते हैं कि अब आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन शास्त्री जी अपने सीने पे हाथ रखकर बेहोश हो जाते हैं। इसी के बाद उनके डॉक्टर कमरे में आते हैं और शास्त्री जी को देख के कहते हैं कि अब वो नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। अब ये सब अचानक से हुआ। फिर कुलदीप के पास एक रूसी महिला आती है, उनके कमरे का दरवाजा नॉक करती है और कहती है कि अब आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। तो कुलदीप साहब भी हैरान हो जाते हैं और वो भाग के जाते हैं। रशिया के प्राइम मिनिस्टर उनसे टकराते हैं और वो इशारे में कहते हैं कि शास्त्री जी की मौत हो गई है। शास्त्री जी की डेथ का टाइम 1:25 का था। अब आमतौर पर एक पीएम की मौत होने पर एक एम्बेसडर को फौरन भारत में खबर पहुंचानी चाहिए और भी तमाम फॉर्मेलिटीज करनी चाहिए। लेकिन वहाँ के लोग काफी शांत से थे, उनमें ऐसी कोई जल्दी दिखाई दे नहीं रही थी। तो जो जर्नलिस्ट था कुलदीप, वो शास्त्री जी के कमरे में एक तिरंगा था, तो उसी तिरंगे से शास्त्री जी की बॉडी को ढक देते हैं। अब इधर KGB, जो कि रशिया की खुफिया एजेंसी है, उन्हें शक होता है कि अचानक से पीएम की डेथ कैसे हो सकती है, जबकि वो पूरी तरह से तंदुरुस्त थे। और कमरे में एक और बात थी कि शास्त्री जी के बिस्तर के पास एक पानी की बोतल पड़ी थी, जो कि शास्त्री जी की नहीं थी। तो हो सकता है कि जब शास्त्री जी को खांसी आई, तब वो उनकी बोतल से पानी पीने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उनसे वो बोतल खुल नहीं पाई। तो ये लोग जान मोहम्मद से पूछताछ करते हैं, जिसने शास्त्री जी के लिए खाना बनाया था, और भी तमाम रशिया के कुक्स जो कि उस वक्त मौजूद थे, उनसे पूछताछ की जाती है। तो KGB का ये पहला स्टेटमेंट ये था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की नेचुरल डेथ नहीं हुई है, उन्हें पॉइजन खिलाया गया है। तो बाकी डॉक्टर्स की टीम भी आती है, वो बॉडी चेक करने के बाद बताती है कि ये मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है और शायद उन्हें दिल का दौरा तभी पड़ा था जब वो खांस रहे थे। लेकिन उस वक्त कमरे में वो अकेले थे, तो वो दूसरे कमरे में गए और फिर वहाँ से वापस आए। उस दौरान काफ़ी देर हो गई, इसी वजह से ऐसा हो गया।
अब खबर ऑल इंडिया रेडियो से हिंदुस्तान पहुंचती है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। अब पूरा भारत ये जानना चाह रहा था कि इनकी मौत कैसे हुई। तो बताया गया कि दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। लाख लड़ाइयां होने के बाद भी अयूब खान, जो कि पाकिस्तान के पीएम थे, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को कंधा भी दिया, जिसकी तस्वीर आज भी है। तो ये सारी चीजें हो गई, लेकिन अब सवाल यहीं आके अटक रहा था कि एक तंदुरुस्त इंसान जिसकी मौत अचानक से हुई कैसे। केजीबी को अब ये भी डाउट था और उनका ये भी कहना था कि मौत जहर खिलाने की वजह से हुई है। इस शक की वजह ये थी कि शास्त्री जी के कमर के ऊपर का हिस्सा पूरा नीला पड़ गया था और नीचे पे उनकी बॉडी पूरी सही थी। उसके बाद शास्त्री जी की बॉडी को भारत लाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो केजीबी के बाद जो शास्त्री जी की पत्नी थी ललिता शास्त्री, वो उनके पार्थिव शरीर को देखने के बाद ये बोलती है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी नीली हो गई थी और एक उनके माथे पे व्हाइट निशान था, बाकी पूरी बॉडी ब्लू हो गई थी, लेकिन सिर पर एक व्हाइट निशान था। अब पता नहीं चल पा रहा था कि ये निशान है तो है किस चीज का, और बाकी बॉडी में कहीं कहीं पर व्हाइट कलर का निशान था, जिसका की जवाब डॉक्टर्स भी नहीं दे पा रहे थे कि ये निशान किस चीज का है। और दूसरी नोटिस करने वाली ये चीज थी कि उनके पेट पे 2 कट्स के निशान भी थे, जो कि पहले नहीं थे। तो ये दोनों चीजें शक को और पुख्ता कर रही थी। ये सब देखकर शास्त्री जी के परिवार वालों ने पोस्टमार्टम की मांग की, लेकिन पोस्टमार्टम की बात किसी ने नहीं सुनी। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी प्राइम मिनिस्टर की अचानक और रहस्यमय मौत हो जाती है और कोई ये भी जानने की कोशिश ना करे कि ये मौत हुई कैसे, ना ही तो उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। डॉक्टर्स का कहना यह था कि मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन फिर बॉडी नीली क्यों पड़ गई और वो कट्स के निशान क्या थे। अगर शास्त्री जी का पोस्टमार्टम हो जाता तो सारे राज सामने आ जाते, लेकिन उनके परिवार वालों के कहने के बावजूद भी उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। शायद कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि शास्त्री जी की मौत का राज सबके सामने आए। बाद में काफी सारी बातें सामने आई। पहले यह आया कि शायद इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि पोस्टमार्टम हो, क्योंकि उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री बहुत पॉपुलर और ताकतवर नेता थे। 1965 की जंग में लाहौर पर कब्जा करना और जवान और किसान एक कर देना, ये सब करके उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था। तो अब इनके रहते इंदिरा गांधी उस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच सकती थी। तो हो सकता है कि इसमें इंदिरा गांधी की कोई साजिश हो। लेकिन फिर इंदिरा गांधी के हक में ये आया कि जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री को बहुत मानते थे और जवाहरलाल नेहरू का जो नेचर था वो बहुत ही हंसमुख और दोस्ताना मिजाज के इंसान थे। तो ऐसा आया कि इंदिरा गांधी भी उसी माहौल में पड़ी बड़ी है, तो वो भी ऐसा नहीं कर सकती। फिर आया सीआईए पे शक। लेकिन अब सीआईए पे शक क्यों? तो शक करने का कारण ये था कि अमेरिका और पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त थे और हमला करने की वजह से भारत से अमेरिका नाराज था। और दूसरा कारण ये भी था कि बहादुर शास्त्री बार बार न्यूक्लियर टेस्ट की बात करते थे कि भारत को ये करना चाहिए, जो कि अमेरिका नहीं चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि भारत न्यूक्लियर पावर कंट्री बने। तो इन सब कारणों की वजह से सीआईए पे भी शक गया। इन्हीं सब के दौरान सीआईए के जो डायरेक्टर थे रॉबर्ट क्रोली, उन्होंने एक जर्नलिस्ट के पास इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा था कि होमी भाभा, जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे, उनकी डेथ प्लेन क्रैश होने से नहीं हुई थी, बल्कि सीआईए ने मारा था उन्हें। और एक ये भी बात कही, सीआईए के डायरेक्टर ने भारत के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की जान भी नहीं ली। ये सब सीआईए के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में कहा, जो कि अब भी रिकॉर्डेड है। लेकिन अब इस रिकॉर्डिंग के पीछे की शर्त ये थी कि ये इंटरव्यू क्राउली के मौत हो जाने के बाद पब्लिक के सामने लाया गया। जब तक वो जिंदा थे तब तक वो बाहर नहीं आया इंटरव्यू। अब ये बात थी कि ये साजिश क्यों और कैसे की गई। इस पर यह सामने आया कि जान मोहम्मद, जो उस वक्त कुक था जिसने शास्त्री जी के लिए खाना बनाया था, बाद में वही जान मोहम्मद राष्ट्रपति भवन में एक एम्प्लॉय की जगह पर तैनात किया गया, जबकि सबको इस पर शक था कि इसने ही शास्त्री जी को पॉइजन दिया है। उसके बाद भी उसे राष्ट्रपति भवन में काम दिया गया। तो शास्त्री जी की मौत की बस एक ही रिपोर्ट है कि शास्त्री जी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, जो कि पता नहीं सच भी है या नहीं। इसके पीछे कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो इनकी मौत को आज 55 साल से ज़्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन इनकी मौत आज भी एक रहस्य है दुनिया के सामने। तो दोस्तों, ये थी हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की कहानी। अब मिलते हैं दूसरी कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।